Hello, students. Welcome, everyone. We are going to continue with the part third of matter in our surroundings. In this part, we are basically covering two things. One is diffusion part, and the other one is how to change the state of matter. सो इससे पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या सीखा था बेसिकली हम लोगों ने कवर किया था कि सॉलिड लिक्विड और गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और इसकी रीजनिंग कैसे देना है. हर एक प्रॉपर्टी का अपना एक स्पेसिफिक क्या होता है, रीजनिंग होता है. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट. अब हम लोग स्पेसिफिकली चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर पे फोकस करेंगे एंड एट द सेम टाइम व्हाट वी विल डू इज़ we will focus on the topic of diffusion, because diffusion is something which is a characteristic property of all particles which are moving. Okay, so let's first focus on the concept of diffusion there. अब diffusion होता क्या है? Diffusion एक simple सा process है जिसमें the substances are basically what they're doing is they are spreading out and they are intermixing with other substances. Why? Because of the motion of particles. Okay, now in this particular thing, diffusion, the particles are actually moving. I have been giving you the examples that day. For example, if I lit an incense sticks, एक अगर मैं अगरबत्ती जलाऊँ, तो what happens is if I'm putting it in one corner of the room and I can feel the fragrance of the incense stick from the other part of the room, isn't it? तो काफ़ी डिस्टेंस है मेरे रूम के इसमें, बट आई कैन स्टिल figure out the fragrance of that incense sticks. So what is actually happening here is the particles of the incense stick, basically the gaseous particles, they are actually moving from one place to another place and they're intermixing with the other substances. That is why you are able to feel the fragrance. ओके, अब इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट नोट है. सबसे पहला नोट है कि डिफ्यूजन कब तक होगा. डिफ्यूजन तब तक होगा जब तक आपको एक यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं मिल जाता. दैट मीन्स एक पूरे तरफ अगर आपका एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए तब तक डिफ्यूजन होता रहता है. और एक्चुअली अगर आप केमिस्ट्री को हटाकर अगर आप बायोलॉजिकल फील्ड में देखोगे तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है. बेसिकली डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. दैट इज़ द डिफ्यूजन विच वी टेक इन बायो क्लासेस. बायोलॉजी में भी हम लोग क्या करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस सीखते हैं. ओके, बट हेयर द डिफ्यूजन इज सिंपली मीन्स द स्प्रेडिंग आउट एंड द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. ओके, जिसकी वजह से और बेसिकली इसका रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स. यू हैव सीन दैट हमारे पार्टिकल्स के चार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. व्हाट आर दे? They are very tiny, then there is motion between the particles, there are force of attraction between particles, and there are space between particles. So this motion of particle is causing diffusion. ओके, अब डिफ्यूजन जो है वो तीनों में पॉसिबल है, सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस में. लेकिन सबसे ज़्यादा गैसेस में पॉसिबल है क्योंकि आपको पता है उसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, राइट. और सबसे कम सॉलिड्स में होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसमें मिनिमम है, या फिर आप ये बोलो नेग्लिजिबल है, बिकॉज दे ओनली वाइब्रेट इन देयर मीन पोजीशन सॉलिड्स के केस में. अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ डिफ्यूजन. रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब होता है किस स्पीड से डिफ्यूजन हो रहा है. अब रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है एक कांस्टेंट फैक्टर पे जिसका नाम है टेम्परेचर. सो इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ गोइंग टू इंक्रीज. वाई? बिकॉज जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनमें एनर्जी आ जाएगी. और जैसे पार्टिकल्स में एनर्जी आ जाएगी वो वाइब्रेट तेज़ी से होना शुरू होगा. और जैसे वाइब्रेशन तेज़ी से होना शुरू होगा दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा. हमेशा ध्यान रखिएगा, वेन एवर यू प्रोवाइड एनर्जी टू अ पर्टिकुलर पार्टिकल, that particle gains energy and starts vibrating vigorously, and due to that vigorous vibration it increases this kinetic energy and so changes होने शुरू हो जाते हैं. Okay, so this was the topic. Diffusion मतलब क्या होता है, spreading out and intermixing of substances, and it is because of motion of particles. और ये डिफ्यूजन कब तक चलता रहता है, जब तक एक आपको एक यूनिफॉर्म मिक्सचर प्रोवाइड नहीं हो जाता या यूनिफॉर्म मिक्सचर आपको अवेलेबल नहीं हो जाता. और बेसिक किस प्रॉपर्टी पे मैं बेसिकली बेस्ड है ये, इट इज़ बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स. डिफ्यूजन तीनों में पॉसिबल है, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस तीनों में पॉसिबल है, बट सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट आपको गैसेस में मिलेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे मैक्सिमम है. और सबसे कम आपको सॉलिड्स में मिलेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे मिनिमम है. और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. क्योंकि इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज एंड अल्टीमेटली द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल ऑल्सो इंक्रीज. तो ये था हमारा बेसिक एस्पेक्ट ऑफ डिफ्यूजन. नाउ लेट्स सी वन बाय वन व्हाट हैपेंस इन द केसेस ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट केस ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस. The diffusion in gases
is very very fast if you take the case of gas, because the particles are having a very good amount of kinetic energy. Since they are having a very good amount of kinetic energy, they are able to move very quickly in all directions. तो गैसेस में काइनेटिक एनर्जी होने के कारण वो बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. इसका अगर हम एग्जांपल्स देखें, बेसिक एग्जांपल जो आपसे पूछेंगे क्वेश्चंस में, जैसे स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड reaches from a considerable distance. So it is very quite obvious that the smell of food which is being cooked reaches to us from a very considerable distance, क्योंकि उसका फ्रेगरेंस एक्चुअली गैस पार्टिकल्स क्या होता है, जो फूड से निकलने वाला गैस पार्टिकल्स एक्चुअली ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट. एंड इसमें एक लॉजिकल रीजनिंग आता है. लॉजिकल रीजनिंग क्या आता है कि स्मेल ऑफ हॉट फूड रीचेज अस फास्टर देन द कोल्ड फूड. ओके, सो this has to relate with the temperature, because hot food में क्या होता है, the rate of diffusion of hot gases released by the hot food is much faster than the rate of cold gases released by the cold food. hot gases जो release हो रहे हैं hot food के ऊपर से, उनका rate of diffusion ज़्यादा होगा क्योंकि उनके particle में kinetic energy ज़्यादा होगा. और cold food से निकलने वाला जो fragrance है यानी कि गैस है, उनके पार्टिकल्स में रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा क्योंकि उनके पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि वो ठंडा है. सो ये आपको क्वेश्चन वो लॉजिकली बिल्डअप करा सकता है कि आपको दूर से गर्म खाने का फ्रेगरेंस आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, बट एक ठंडा खाने का फ्रेगरेंस नहीं मिल पाता. तो ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज़ दैट हॉट फूड में रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ फास्टर बिकॉज द टेम्परेचर इज़ हाई, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी इज़ मोर. सिमिलर अदर एग्जाम्पल्स क्या क्या है हमारे पास, स्मेल ऑफ परफ्यूम, फ्रेगरेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक्स स्प्रेड्स ऑल अराउंड टू ड्यू टू डिफ्यूजन. सो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके डिफ्यूजन इन गैसेस में. सो डिफ्यूजन इन गैसेस में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फंडा आता है वो है स्मेल ऑफ हॉट फूड रीचेज अस फास्टर देन दी कोल्ड फूड. इसका रीजनिंग आप देखेंगे, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिफ्यूजन इन लिक्विड्स. इफ़ यू टेक द केस ऑफ लिक्विड्स में डिफ्यूजन का जो रेट है वो कंपैरेटिवली कम है, स्लोअर है एज़ कम्पेयर टू गैसेस, बट येस फास्टर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड्स में आपके पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ही मिनिमल होता है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमल हो. जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमल होगा वहाँ पे डिफ्यूजन इतना पॉसिबल नहीं होगा. लेकिन लिक्विड्स के केस में क्या है, काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट है, तो मॉडरेट होने के कारण डिफ्यूजन लिक्विड्स में अच्छा खासा होता है. हाँ, बट गैसेस के कंपैरिजन में कम रेट में होता है, लेकिन सॉलिड्स के कंपैरिजन में फास्ट रेट में होता है. अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो पोटेशियम परमैंगनेट करके एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका केमिकल फॉर्मूला है KMnO4. ओके, ये आप हायर क्लासेस में सीखेंगे, बट आपको मैंने फार्मूला दे दिया यहाँ पे अभी. KMnO4 जो है वो एक पर्पल कलर का क्रिस्टल है, एक मोटा क्रिस्टल होता है. जैसे ही आप उसको पानी में डालेंगे वो धीरे 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 क्या करेगा, पानी के जो सिंपल ट्रांसपेरेंट कलर को पिंकिश करता रहेगा और पर्पलिश करता रहेगा. सो द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू वाटर ऑन इट्स ओन इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स. वो जो पर्पल कलर है वो लिक्विड में डिफ्यूज़ होता रहता है. सिमिलरली स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन okay into water on its own. Copper sulfate is CuSO4. This you will also see in the coming chapters, right? The spreading of blue color of copper sulfate into water on its own is also an example of diffusion in liquids. Then you see that the very simple example, spreading of ink into water. आपने definitely लाइफ में कभी ना कभी तो ये ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आप इंक को पानी में डालते हो तो इंक का जो ब्लूइश कलर है या ब्लैकिश कलर है वो पानी में डिफ्यूज़ हो जाता है. सो द कॉन्सेप्ट हियर इज़ डिफ्यूजन, इज़न्ट इट. सो हमारे डेली लाइफ में काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जिससे हम रिलेट कर सकते हैं. इवन जो हमारे जो रेस्पिरेटरी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी ऑक्सीजन हो गया, दे ऑल्सो गेट डिफ्यूज इन टू द वाटर. इवन दी एक्वाटिक लाइफ जो सांस ले रही है वो किस वजह से ले पा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व होता है. सो दीज आर दी सर्टेन एग्जाम्पल्स वेयर इन विच यू सी द डिफ्यूजन इन लिक्विड्स. अब सबसे रेयर कैटेगरी में जो होता है वो है डिफ्यूजन इन सॉलिड्स. सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन होता है लेकिन वो इतना धीरे होता है कि लोग मान लेते हैं कि डिफ्यूजन सॉलिड्स में पॉसिबल ही नहीं है या रेयर है. ओके, आपको बहुत कम एग्जांपल्स मिलेंगे जहाँ पे डिफ्यूजन इन सॉलिड्स पॉसिबल है. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ब्लैक बोर्ड में आपने चॉक से कुछ लिखा और आपने मिटाया नहीं, काफ़ी दिनों बाद जाके आप उसको मिटाने की कोशिश करते हो लेकिन वो मिटता नहीं है, यानी कि वो जो आपने लिखा है वो ब्लैक बोर्ड में इम्प्रिंट हो गया है. So that is the case of diffusion in solids. Diffusion in solids is a very slow process, and the particles, जैसे for example particles of chalk diffuses into the surface of blackboard, right?
ये एक केस है। इसके अलावा दूसरा केस क्या है कि अगर आप दो मेटल्स लेते हो, मान लो एक मेटल ये है और लेट्स सपोज एक दूसरा मेटल ये है, दोनों को मैंने क्या कर दिया, प्रेस कर दिया, ओके, और प्रेस करके काफ़ी सालों तक मैंने उसको दबा के रखा हुआ है। तो व्हाट विल हैपन इज़ दैट आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स व्हाट विल हैपन, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, ब्लेंड हो जाते हैं, राइट। एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है। सो दे आर बाउंडेड टुगेदर tightly, and if they are kept undisturbed for years, what you will see is that one metal gets diffused into the other metal. So it's a very slow process, it's a very rare process going on in diffusion in solids. बस हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, डिफ्यूजन का डेफिनेशन। डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है, सबसे मिनिमम सॉलिड्स में होता है, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीज़न गैसेस में काइनेटिक एनर्जी फास्ट होता है और सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का कम होता है। दीज आर द बेसिक आइडिया विच यू कैन फोकस ऑन। देन मूविंग ऑन फर्दर, अब हम जाएंगे यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर पे। हम लोग दो यूनिट्स को स्टडी करेंगे, एक हम स्टडी करेंगे कॉमन यूनिट और एक हम स्टडी करेंगे SI यूनिट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द कॉमन यूनिट, सो द कॉमन यूनिट जो है, कॉमन यूनिट इज़ नथिंग बट डिग्री सेल्सियस, जो जनरली हमारे थर्मोमीटर्स वगैरह में होता है। हमारे पास दो स्केल्स है, एक सेल्सियस स्केल है और एक केल्विन स्केल है। सो जो सबसे कॉमन यूनिट है मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब होता है लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब मेजर करने के लिए सबसे जो कॉमन यूनिट है वो है डिग्री सेल्सियस। एंड जो SI यूनिट है, सिस्टमैटिक जो यूनिट है, वो जो है दैट इज़ केल्विन स्केल। और केल्विन स्केल में ध्यान क्या रखना है, कोई भी डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम K लिख देते हैं उसके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब मैंने यहाँ पे कन्वर्जन बता रखा है। अगर मैं सेल्सियस स्केल के बारे में बात करूँ, सेल्सियस स्केल में मेल्टिंग पॉइंट जो है, ओके, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। लेकिन अगर आप केल्विन स्केल में देखते हो, मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है। यहाँ पे देख रहे हो, आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ डिग्रीज हियर। आप डायरेक्टली क्या करते हो, K लिख देते हो। कन्वर्जन करने का तरीका क्या है, अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो जो भी डिग्री सेल्सियस है उसमें आप प्लस 273 ऐड कर देंगे, राइट। तो आपको केल्विन जो भी टेम्परेचर मिलेगा वो आपको केल्विन में मिलेगा। और अगर आपको केल्विन स्केल को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, मैंने गलती से यहाँ पे सेल्सियम लिख दिया, ओके, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट यू विल डू इज़, जो भी आपका केल्विन टेम्परेचर है उसमें -273 कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो इसका ज़रा हम लोग एक एक एग्जांपल ज़रा कवर अप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसको किससे ऐड कर देंगे, 273 से। सो आपके पास जो फाइनल आंसर आया 298 केल्विन, ये आपका आंसर हो गया। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने कोई डिग्रीज नहीं यूज़ किया, राइट। सेकेंड केस में अगर आप ध्यान से देखोगे, मुझे केल्विन स्केल को डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी कि सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो जो भी केल्विन स्केल का टेम्परेचर है उसमें 273 माइनस कर दूंगा, तो जो मेरे पास आएगा वो मेरे पास आ जाएगा सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैंने डिग्री यूज़ किया है। इफ़ यू कैन सी हियर, दिस इज़ द डिग्री आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। देन मूविंग अगेन टू, लेट्स सपोज मेरे पास 0 केल्विन है। अगर 0 केल्विन को मुझे टेम्परेचर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 0 माइनस 273, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो दीज आर द बेसिक कन्वर्जन्स वेयर इन विच वी टॉक अबाउट द, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें, इतना ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है। जो नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि आप स्टेट ऑफ मैटर को कैसे चेंज करोगे। मतलब ये मैंने लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अब हमारा जो पूरा टोटल फोकस जो रहेगा दैट विल बी इन बेसिकली द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, इसका मतलब क्या है, आप एक फिजिकल मैटर को दूसरे फिजिकल मैटर में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को गैस में, या गैस को लिक्विड में, या लिक्विड को सॉलिड में। इस कन्वर्जन्स को क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, या फिर चेंज इन स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक टेम्परेचर को चेंज करो या फिर प्रेशर को चेंज करो। हालांकि प्रेशर तभी बात आएगी जब आप गैसेस के बारे में रिलेट करोगे, लेकिन 99% केसेस में हम लोग टेम्परेचर को चेंज करा के आप फिजिकल स्टेट का, यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हो। ना वाई आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, बिकॉज आपको पता होगा कि जब भी मैंने मैटर को डिस्कस किया है, मैंने आपको बताया कि मैटर 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी। और इन तीनों का जो बेसिक है, इन तीनों का जो बेसिक क्राइटेरिया वो कौन डिसाइड करता है, टेम्परेचर डिसाइड करता है। अब ध्यान से देखना,
अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो स्पेस चेंज हो जाएगा, स्पेस चेंज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास एक है मैकेनिज़्म। अगर ये मैकेनिज़्म आपको समझ में आ गया, हालांकि हमने इसको स्टडी कर लिया है पिछले वाले पार्ट्स में, अगर ये मैकेनिज़्म क्लियर हो गया तो आई थिंक द चैप्टर इज़ डन, राइट। सो दिस थिंग इज़ वेरी प्रिटी सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल केस 1 देखिए ज़रा, यहाँ पे क्या है, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने का मतलब है मैं हीट कर रहा हूँ। जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा, वो जो एनर्जी है, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर है, वो जो एनर्जी है किसको मिलेगा, पार्टिकल्स को मिलेगा। पार्टिकल्स अब एक्साइटेड हो जाएंगे, और जैसे ही पार्टिकल्स को वो एनर्जी मिली, वो अपने ही जगह पे वाइब्रेट बहुत ज़्यादा तरीके से करने लगेंगे। वाइब्रेट ज़्यादा तरीके से करने लगेंगे मतलब क्या है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही दूर भागने की कोशिश करेंगे उनके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है। स्पेस बढ़ने के कारण और तुरंत क्या कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। यानी कि एक टेम्परेचर को चेंज करने पर देखो कितना चेंजेस हो रहा है। अगेन ध्यान से समझो, टेम्परेचर को मैंने चेंज किया तो क्या हुआ, पार्टिकल्स को एनर्जी मिली, पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिला, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण उनके बीच का स्पेस बढ़ गया, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनमें एनर्जी आ गई, एक्साइटेशन हो गया है, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही दूर जाने की कोशिश करेंगे उनके बीच में स्पेस क्रिएट हो गया, और जैसे ही स्पेस क्रिएट हो गया, व्हाट विल हैपन, धीरे 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 उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लग जाएगा। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लग जाएगा, आप ये मान के चल सकते हो कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज होने लग जाएगा, क्योंकि हर एक फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस और काइनेटिक एनर्जी पे ही डिपेंड करता है, राइट। ओके, अब मान लो सेकंड केस, मैं टेम्परेचर को कम कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ, यानी कि ठंडा कर रहा हूँ, कूल कर रहा हूँ। कूल करने पे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स की एनर्जी वो कम हो जाती है, यानी कि वो कम मूव करने की कोशिश करेगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो गया। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, यानी कि अब वो पास पास आ गया, यानी कि स्पेस भी कम हो गया। स्पेस कम होने के कारण कौन बढ़ सकता है साथ में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो आपको बस ध्यान में क्या रखना है कि किसी भी फिजिकल स्टेट को अगर मुझे चेंज करना है तो सीधा सीधा उठा के किसको चेंज करो, किसको ऑल्टर करो, टेम्परेचर को ऑल्टर करो। इफ़ यू चेंज द टेम्परेचर, then further changes can be done in force of attraction, space between the particles and kinetic energy of the particles. So keep in mind, if I'm increasing the temperature, I'm providing energy to the particles. If I'm providing energy to the particles, they are gaining kinetic energy, they are gaining space, and ultimately force of attraction reduces. On the other hand, if I cool down, kinetic energy reduces, space reduces, and force of attraction increases. So this way आप solid से liquid जा सकते हो। ध्यान से देखिएगा जरा इसको। सॉलिड्स में क्या होता है कि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ओके, मैं आई एक्सप्लेन हियर, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे सॉलिड्स की हम बात करें तो सॉलिड्स में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेस बहुत कम है, और काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। अब जैसे मैंने सॉलिड्स को क्या किया, हीट किया, जैसे मैंने सॉलिड को हीट किया, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग गई, क्योंकि एनर्जी मिल जाती है पार्टिकल्स को। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी, वो एक पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागने लगे, जिसकी वजह से स्पेस बढ़ गया, और जैसे ही स्पेस बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे कम हो गया। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तुरंत वो जो सॉलिड है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको पता है कि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट है, एंड स्पेस भी मॉडरेट है। मैंने एरो को बीच में रखा हुआ है मॉडरेट दिखाने के लिए, और आपका काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब मीडियम। अब मैंने क्या किया, लिक्विड को वापस से क्या किया, हीट किया। अब हीट करने का मतलब है मैंने एनर्जी दे दिया। जैसे मैं हीट करूँगा, हीट करने पर कौन बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो स्पेस बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगा। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया, ये लिक्विड तुरंत किस में बदल गया, लिक्विड बदल गया गैस में। समझ गए। तो इसका मतलब क्या है, आप टेम्परेचर को चेंज करके, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके सॉलिड से लिक्विड ला सकते हो, लिक्विड से गैस ला सकते हो। अब अगर मुझे यहाँ से वापस लाना है तो क्या करूँगा, मैं गैस को ठंडा करूँगा। जैसे ही गैस को ठंडा करूँगा, व्हाट विल हैपन, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, स्पेस कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड को वापस मैं ठंडा करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड भी बन जाएगा। जैसे मैंने कवर अप किए सारे स्टेप, वैसे वापस भी जाऊँगा। ओके, आई डोंट हैव स्पेस हियर, ओके, आई यूज़ द स्पेस हेयर इटसेल्फ। यहाँ पे आइए ज़रा,
अब यहाँ पे मैं वापस कैसे जाना है वो बताता हूँ। गैस है, अब गैस में आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्पेस बहुत ज़्यादा है ना, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। अब मैंने गैस को क्या किया, मैंने गैस को किया ठंडा, कूल कर दिया। कूल करने पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण पार्टिकल्स पास पास आने लग जाएंगे, यानी कि स्पेस कम हो गया। स्पेस कम होने के कारण तुरंत क्या बढ़ जाएगा, वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, वो गैस किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब लिक्विड में क्या पड़ा हुआ है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट है, स्पेस भी मॉडरेट है, और काइनेटिक एनर्जी भी मॉडरेट है। अब इस लिक्विड को उठा के मैंने वापस से कूल किया। ओके, लिक्विड को मैं क्या कर रहा हूँ वापस से, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सो लिक्विड को मैंने वापस से कूल किया। कूल करने पे क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण उनका स्पेस भी कम हो जाएगा, है ना। स्पेस कम होने के कारण तुरंत क्या बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण क्या होगा, वो जो लिक्विड है इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। मैंने क्या बताया अभी, स्पेस कम होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण सॉलिड किस में कन्वर्ट हो, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। सो टेक्निकली इफ़ यू चेंज द टेम्परेचर यू कैन एक्चुअली चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अब यहाँ पे ज़रा फोकस करिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर मेरे को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मेल्टिंग, ओके, या फिर दूसरा नाम है फ्यूजन। अगर मैं लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। ध्यान दीजिएगा, वेपराइजेशन और इवेपोरेशन दे बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ओके। देन गैस को मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, अब मैं वापस जा रहा हूँ, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंडेंसेशन। इसको हम एक एक करके हम डिफाइन भी करेंगे कमिंग क्लास में। और अगर मुझे लिक्विड टू सॉलिड जाना है तो मैं बोलूँगा उसको फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। नाम याद रखेंगे तो आपका काम सिंपल हो जाएगा। इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड, मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस, बॉइलिंग और वेपराइजेशन, गैस टू लिक्विड, दैट मीन्स आई एम गोइंग बैकवर्ड्स, कंडेंसेशन, एंड लिक्विड टू सॉलिड, दैट इज़ फ्रीजिंग। नाउ देयर इज़ वन स्पेसिफिक केस, वो केस क्या है कि आप सॉलिड टू डायरेक्टली गैस जा सकते हो विदाउट एंटरिंग इनटू लिक्विड फेज। तो अगर आप डायरेक्ट सॉलिड से गैस जा रहे हो, या फिर सॉलिड से गैस से डायरेक्ट सॉलिड जा रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सब्लिमेशन। अगर आपको याद हो, देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड नैफ्थलीन बॉल्स, जो कॉकरोच वगैरह को मारने के लिए आता है ना। तो नैफ्थलीन बॉल्स को अगर आप बाहर जस्ट एक्सपोज कर दो एयर से, और थोड़े दिनों बाद देखते हो कि नैफ्थलीन बॉल गायब हो जाता है, तो ना तो आपने हीट किया, रूम टेम्परेचर पे ही वो टेम्परेचर लेकर क्या होता है, वो सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट एंटरिंग इनटू लिक्विड। सो व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैसियस फेज विदाउट एंटरिंग इनटू लिक्विड, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज सब्लिमेशन, ओके। एंड सिमिलरली इसको उल्टा भी पॉसिबल है कि गैस को अगर आप डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हो, उसको सब्लिमेशन ही बोला जाता है। अब यहाँ पे जो मैंने ये कन्वर्जन दिखा रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये देखना है कि सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसका क्या नाम है। अब जैसे आई जस्ट टेक वन बाय वन। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, ऑन हीटिंग, राइट। और उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है अगेन ऑन हीटिंग, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है बॉइलिंग। समझ में आ गया। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है हीट करने पर, फ्यूजन बोलते हैं। लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है अगेन हीट करने पर, उसको बॉइलिंग बोलते हैं। अब उल्टा देखिए, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है कब, जब आप गैस को कूल करोगे, और कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और अगर आप लिक्विड को कूल कर दोगे, समझ गए, तो वो क्या बना, कूलिंग। अगेन कूल कर दोगे तो क्या बना, फ्रीजिंग, यानी कि सॉलिड बन गया वो। सो ध्यान देना है यहाँ पे, कूलिंग और हीटिंग इज़ नथिंग बट चेंजिंग द टेम्परेचर, राइट। ओके, कमिंग टू द सेकेंड फेज। यहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली गैस पे कन्वर्ट होता है ऑन हीटिंग, ओके, या फिर गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है ऑन कूलिंग। तो यहाँ पे आपका लिक्विड सीन कहीं पे भी नहीं आया। सो दे आर कमिंग डायरेक्टली विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड। सो ये जो केस है, ये आपका केस कौन सा केस है, सब्लिमेशन वाला केस है, ओके, राइट। तो ये जो कन्वर्जन है, इसको आप ध्यान से स्टडी करेंगे, क्या करने पर कौन कन्वर्ट होता है, किसके चेंज होने पर क्या कन्वर्ट होता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप जो मैंने अभी आपको ये जो समझा है, प्लीज़ गो थ्रू इट
इसका एक फ्लो चार्ट बना लीजिएगा या एक जो भी आपको ईजिएस्ट फॉर्मेट है वो बना लो, बिकॉज कमिंग क्लासेज इन द कमिंग क्लासेज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के पूरे हमारे जो सेशन में हमने डिफ्यूजन से शुरू किया था, इंटरमिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। फिर हमने ये देखा डिफ्यूजन गैसेस में, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, तीनों में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और सबसे मिनिमम सॉलिड्स में होता है। फिर इसके बाद हमने देखा कि टेम्परेचर को मेजर करने के 2 स्केल्स हैं, सेल्सियस स्केल्स एंड केल्विन स्केल, उसका कन्वर्जन देखा हमने। एंड देन चेंजेस ऑफ मैटर, मैटर को चेंज करने के 2 तरीके हैं, टेम्परेचर को चेंज करो या प्रेशर को चेंज करो, लेकिन 99% केसेस में आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर को चेंज करके आप फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करा सकते हो। एंड देन ये सारा हमने रीजनिंग देख लिया है। गो थ्रू इट, रिवाइज इट, रिवाइंड इट, अच्छे से स्टडी करो और इसके नोट्स बनाओ। तो आज के क्लास के लिए मैं सिर्फ इतना ही रख रहा हूँ। आई विल कंटिन्यू विद द फर्दर कॉन्सेप्ट्स इन द नेक्स्ट क्लास। Till then, make the notes properly, study well. If you have any doubts, do let me know. So till then, thank you so much everyone. Take care of yourself.